हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। सोचिए जरा, जिस मैच के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, जिस मैच पर राजनीति, दबाव और बहिष्कार की तलवार लटक रही थी, वही मैच अब कंफर्म हो चुका है। भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 15 फरवरी कोलंबो के मैदान पर। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान ने पहले मना किया और फिर अचानक हाँ क्यों बोल दी। आज की यह खबर सिर्फ क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति, पैसा और दबाव की कहानी है। मुख्य खबर क्या है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। T20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो शहर में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। समझने वाली बात, यह मुकाबला पहले खतरे में था लेकिन अब पूरी तरह तय हो चुका है। पाकिस्तान ने यू टर्न क्यों लिया? अब सबसे जरूरी सवाल, पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसकी वजह क्या थी? बांग्लादेश से जुड़ा विवाद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से वह भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा। इस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मतलब आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, पाकिस्तान ने कहा हम बांग्लादेश के समर्थन में भारत से मैच का बहिष्कार करेंगे। यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक था, क्रिकेट वाला नहीं। फैसला कैसे बदल गया? अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़। लाहौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले लिए गए फैसले को रद्द कर दिया। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण आर्थिक नुकसान, भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता तो करोड़ों का नुकसान तय था। दूसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव, श्रीलंका के राष्ट्रपति और क्रिकेट खेलने वाले देशों ने पाकिस्तान से अपील की। तीसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय छवि, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो दुनिया में गलत संदेश जाता। इन्हीं वजह से पाकिस्तान को झुकना पड़ा। मैच का बैकग्राउंड, यह मुकाबला एशिया कप फाइनल 2025 के बाद दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी। उस फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, इसलिए यह मैच सिर्फ ग्रुप मैच नहीं, बदले और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। भारत का पूरा ग्रुप शेड्यूल, 7 फरवरी भारत बनाम अमेरिका मुंबई, जो कि भारत जीत लिया। 12 फरवरी भारत बनाम नीमीबिया दिल्ली में होगा। 15 फरवरी भारत बनाम पाकिस्तान कोलंबो। 18 फरवरी भारत बनाम नीदरलैंड अहमदाबाद। यह साफ दिखता है कि भारत को अलग अलग मैदानों पर खेलना है, जो टीम की असली परीक्षा होगी। फैंस का रिएक्शन, जैसे ही मैच कंफर्म हुआ कोलंबो के टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए। समझिए इस मैच की दीवानगी। अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया। पाकिस्तान में लोग नाराज है, सोशल मीडिया पर यू टर्न को लेकर बहस चली है। भारत में क्रिकेट प्रेमी खुश है क्योंकि ब्लॉकबस्टर मुकाबला अब तय हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी भारत पाकिस्तान मैच राजनीतिक की वजह से खतरे में पड़ते रहेंगे या क्रिकेट जीत जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है, सोचिए जरा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जहां से रोज करोड़ों का माल आता जाता है और चुनाव से ठीक पहले सरकार गए नहीं, यह सौदा नहीं होगा। सवाल यह है, बांग्लादेश सरकार अचानक पीछे क्यों हटी? क्या यह सिर्फ मजदूरों का दबाव था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी है? आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। खबर क्या है दोस्तों, बांग्लादेश ने चट्टोग्राम बंदरगाह का लीज समझौता क्यों रोका? चट्टोग्राम बंदरगाह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। देश का ज्यादातर आयात और निर्यात यही से होता है। अगर यह बंदरगाह रुक जाए तो पूरा देश का व्यापार हिल जाता है। समझ लीजिए जैसे गांव में मुख्य सड़क बंद हो जाए तो पूरा बाजार ठप हो जाता है, वैसे यह बंदरगाह है। सरकार किस चीज को लीज देना चाहती थी? अब असली बात सुनिए। सरकार चट्टोग्राम के न्यू मोरिंग कंटेनर टर्मिनल को दुबई की एक बड़ी कंपनी को 25 साल के लिए लीज देना चाहती थी। यह योजना 2007 से चल रही थी, लेकिन अब चुनाव से पहले इस पर काम तेज किया गया। मतलब सरकार चाहती थी कि बंदरगाह का एक अहम हिस्सा विदेशी कंपनी चलाए। मजदूरों ने इसका विरोध क्यों किया? अब यहां से कहानी पलटी। बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर और उनके संगठनों सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था यह देश के हित के खिलाफ है, विदेशी कंपनी को नियंत्रण देना गलत है, हमारे रोजगार पर खतरा है। सीधा भाषा में समझिए, जैसे आपके गांव की जमीन किसी बाहर वाले को दे दी जाए और गांव वाले बेबस रह जाए। इसी डर से मजदूरों ने हड़ताल शुरू की। हड़ताल का असर कितना बड़ा था? हड़ताल सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, जहाजों की आवाजाही रुक गई, माल अटका रहा, व्यापार को भारी नुकसान रहा। पूरे देश को लगा कि अगर यह चलता रहा तो हालत बिगड़ सकते, यानी मजदूरों ने सरकार को सीधे सीधे दबाव में ला दिया। अदालत और सरकार का क्या रुख था? अब ध्यान से समझिए। पहले उच्च न्यायालय ने कहा कि यह समझौता कानूनी है, लेकिन कानून अलग चीज होती है और जनता का गुस्सा अलग। जब विरोध बढ़ता गया तो सरकार को लगा कि चुनाव से पहले यह फैसला भारी पड़ सकता है। अंतरिम सरकार ने क्या किया? इस समय बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है। सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि यह मामला अगली सरकार पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 12 फरवरी 2026 को
चुनाव है, मतलब साफ है, हम अभी जोखिम नहीं लेंगे, फैसला बाद में होगा। विदेशी कंपनी और सरकार के बीच तनाव। विदेशी कंपनी ने कहा उन्हें और समय चाहिए, लेकिन सरकार के एक सलाहकार ने सख्त चेतावनी दी। हड़ताल रुकी, फिर दोबारा शुरू हो गई। इससे साफ हो गया कि मामला सिर्फ समझौते का नहीं, देश की राजनीति और जनता की नाराजगी का है। यह मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? अब सबसे जरूरी बात, यह बंदरगाह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। विदेशी कंपनी को देना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी बन जाता है। वामपंथी दलों ने भी विरोध किया और कहा देश की संपत्ति देश के हाथ में रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, चुनाव पास थे, मजदूर सड़कों पर थे, व्यापार ठप हो रहा था, जनता नाराज थी, इसलिए सरकार ने पीछे हटना ही सही समझा। अब फैसला नई सरकार करेगी। अब आप ही बताइए, क्या इस किसी देश की इतनी बड़ी संपत्ति विदेशी कंपनियों को देना सही है या इसे देश के हाथ में ही रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो ये है, सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन, करोड़ों लोग टीवी के सामने और उसी मंच से अमेरिका का राष्ट्रपति बोले यह हमारे देश के लिए थप्पड़ है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ सुपर बाउल के मंच पर कि डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए? और यह मामला सिर्फ संगीत का है या राजनीतिक, संस्कृति और पहचान की लड़ाई? आज इस मुद्दे पर पूरा आसान भाषा में समझेंगे। खबर क्या है दोस्तों, अमेरिका में सुपर बाउल LX का आयोजन हुआ। सुपर बाउल सिर्फ खेल नहीं होता, यह अमेरिका की शान, ताकत और संस्कृति का प्रदर्शन माना जाता है। इसमें जो सबसे खास होता है वह है हाफ टाइम शो, यानी मैच के बीच में होने वाले बड़ा संगीत कार्यक्रम। इस बार शो में प्रदर्शन किया बैड बैनी नाम के मशहूर गायक ने। बैड बैनी लैटिन समुदाय से आने वाले कलाकार है। उनकी खास बात यह है कि वह ज्यादातर गाने स्पेनिश भाषा में गाते हैं। वह पहले भी ऐसे पुरुष लैटिन कलाकार बने जिन्होंने पूरा हाफ टाइम शो सिर्फ स्पेनिश में किया। उनका मकसद था एकता का संदेश देना और यह दिखाना कि मेहनत से कोई भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने मन से कहा, मैंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा, आप भी मत छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आया? शो खत्म होने के करीब 30 मिनट बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे खराब हाफ टाइम शो है। उनका कहना था यह शो अमेरिका की महानता का अपमान है। इसमें सफलता और उत्कृष्टता के मानक नहीं दिखते, भाषा समझ में नहीं आती, नाच बच्चों के लिए गलत है। ट्रंप को सबसे ज्यादा आपत्ति स्पेनिश भाषा और डांस स्टाइल से थी। यह सिर्फ संगीत का मुद्दा नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह विवाद सिर्फ गाने या नाच का नहीं है। असल में यह लड़ाई एक तरफ परंपरागत अमेरिकी सोच, दूसरी तरफ नए अमेरिका की पहचान, जहां अलग अलग भाषा, संस्कृति और समुदाय अपनी जगह मांग रहे हैं। समर्थन और विरोध दोनों क्या कहे? बैड बैनी के समर्थक ने कहा यह प्रदर्शन ऐतिहासिक था, लैटिन समुदाय को पहचान मिली, एकता और आत्मविश्वास का संदेश गया। वही ट्रंप समर्थकों का कहना था यह अमेरिका संस्कृति के खिलाफ है, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अलग शो क्यों कराया गया? ट्रंप समर्थक संगठन ने एक अलग कार्यक्रम कराया। इसमें ऐसे कलाकार थे जिन्हें वे पूरी तरह अमेरिकी मानते हैं। इस कार्यक्रम को लगभग 40 लाख लोगों ने देखा। इससे साफ है कि अमेरिका में समाज दो हिस्से में बटा हुआ है। अब आप बताइए, क्या किसी देश की पहचान सिर्फ एक भाषा और संस्कृति से तय होनी चाहिए या सबको बराबर जगह मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है, सोचिए जरा, पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इनाम तक देने की बात कर दी, खाने पर बुला लिया, जमीन के नीचे की दौलत देने को तैयार हो गया, फिर भी अमेरिका ने भारत का हाथ पकड़ लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया? खबर क्या है दोस्तों, नवाज शरीफ के करीबी ने अपनी ही सरकार को क्यों चेतावनी दी? अब देखिए, पाकिस्तान के बड़े राजनीतिक जानकार नजम सेठी, जो खुद नवाज शरीफ के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। समझिए, जब किसी देश का अपने ही पुराने नेता का करीबी व्यक्ति सरकार को टोके तो मतलब मामला अंदर से हिल चुका है। नजम सेठी को डर है कि अमेरिका पहले मीठी बात करेगा, फिर ऐसी मांग रखेगा जिससे पूरा करना पाकिस्तान के बस में नहीं होगा। ट्रंप पर भरोसा न करने की वजह क्या बताई? नजम सेठी ने कहा ट्रंप वो नेता है जो फायदा देखते हैं, दोस्ती। अब आसान भाषा में समझिए, अगर ट्रंप को फायदा दिखा तो साथ और फायदा नहीं दिखा तो दबाव, धमकी, दूरी, यानी आज दोस्त कल दुश्मन, सब स्वार्थ पर टिका है। अब असली झटका पाकिस्तान को क्यों लगा? अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच बड़ा व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाया गया टैरिफ घटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? भारत का सामान अब अमेरिका में सस्ता बिकेगा, भारत में व्यापारी मजबूत होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। और पाकिस्तान वो बस दूर से ही देखता रह गया। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या किया, यह सुनकर आपको खुद हैरानी होगी। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए आगे बढ़ाया, राष्ट्रपति भवन में खाने पर बुलाया, जमीन के नीचे छुपे खनिज देने की पेशकश की, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर झुकने के संकेत दिए। समझिए, पाकिस्तान ने सोचा हम झुकेंगे तो अमेरिका हमें उठा लेगा, लेकिन
राजनीतिक में झुकने से नहीं, ताकत से इज्जत मिलती है। फिर भी पाकिस्तान को कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसी समय अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिला लिया। सीधी भाषा में समझिए, भारत बाजार भी है, भारत भरोसेमंद भी है और भारत अपनी शर्तों पर खरा भी रहता है। पाकिस्तान के वादे सिर्फ कागज पर थे और जिन इलाकों में खनिज है वहां पाकिस्तान का पूरा नियंत्रण नहीं। विदेशी जानकारों ने क्या कहा? अमेरिका के जानकारों का कहना है जिन इलाकों में खनिज है वहां असुरक्षा है, वहां वादे पूरे होने की गारंटी नहीं। मतलब साफ है, ट्रम्प जैसा नेता वहां पैसा लगाएंगे जहां फायदा पक्का हो, जो देश खुद खड़ा हो सके। पाकिस्तान के अंदर का क्या माहौल है? अब हालत यह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है, पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, सेना और सरकार की नीतियों पर उंगली उठ रही है। समझिए, जब बाहर से झटका लगता है तो अंदर की दरारें खुलने लगती है। अब सवाल आपसे, क्या किसी बड़े देश पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है या पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो जो हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है वो ये है, सोचिए आप एक रास्ते से रोज बाजार जाते, अचानक उस रास्ते पर ताला लग जाए और कहा जाए अब सिर्फ मेरी दुकान से ही सामान मिलेगा। यही खेल अब मोबाइल के अंदर हो रहा है और मामला पहुंच गया है यूरोप तक। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूरोपियन यूनियन की बड़ी कार्रवाई की। खबर क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन बनाम मेटा कंपनी। मेटा कौन है? मेटा वही कंपनी है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है। समझने वाली बात, मेटा के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो उस पर कानून ज्यादा सख्त हो जाता है। असली मामला क्या है? मेटा ने क्या फैसला लिया? अक्टूबर 2025 में मेटा ने व्हाट्सएप बिजनेस के नियम बदल दिए। नए नियम क्या कहते हैं? अगर कोई दूसरी कंपनी व्हाट्सएप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा देना चाहती है तो उसे रोक दिया जाएगा, लेकिन मेटा का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट्सएप पर चलता रहेगा। मतलब दूसरों के लिए दरवाजा बंद और अपना दरवाजा खुला है। यह नियम कब से लागू होगा? नए लोगों के लिए 15 अक्टूबर 2025, पुराने लोगों के लिए 15 जनवरी 2026। समझिए, पहले से काम कर रहे लोग भी हटाए जा रहे हैं, नए लोग अंदर आ नहीं सकते। यूरोपियन यूनियन को दिक्कत क्यों हुई? यूरोपियन यूनियन क्या सोचती है? यूरोपियन यूनियन कहती है कोई भी बड़ी कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह दिक्कत क्या है? व्हाट्सएप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वही तय करेगा कौन अंदर आएगा कौन नहीं तो मुकाबला खत्म हो जाएगा। इसलिए जांच शुरू हुई। दिसंबर 2025 में यूरोपियन कमीशन ने मेटा के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू की। आरोप, मेटा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी कंपनियों को रोक रहा है। इटली भी पहले से जांच कर रहा था। इटली की भूमिका, जुलाई 2025 से इटली की प्रतिस्पर्धा एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी। नवंबर में जांच और आगे बढ़ाई गई। मतलब यहाँ अकेले एक देश की चिंता नहीं, पूरे यूरोप की चिंता है। इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं? नया मोड। 9 फरवरी 2026 यूरोपियन कमीशन ने मेटा को आपत्ति पत्र भेजा, साथ ही कहा यह अस्थायी कदम उठा सकते हैं। अस्थायी कदम का मतलब जब तक जांच चलेगी तब तक मेटा को मजबूर किया जाएगा कि वह पुराने नियम वापस लागू करे। आसान भाषा में, जो कंपनियां पहले काम कर रही थी उन्हें फिर से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने दिया जाए। ऐसा क्यों? यूरोपियन यूनियन कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर अभी नहीं रोका तो बाद में नुकसान भरना मुश्किल होगा। मेटा कंपनी का जवाब। मेटा क्या कहता है? मेटा का कहना है दूसरी कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट्सएप के सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालते हैं। मेटा का दावा, यह सिस्टम इसके लिए बना ही नहीं था और यूरोपियन यूनियन के आरोप बेबुनियाद है। अगर मेटा दोषी पाया गया तो सजा क्या हो सकती है? अगर मेटा दोषी साबित हुआ तो उसे अपनी दुनिया भर की कमाई का 10% जुर्माना देना पड़ सकता है। यह बहुत बड़ी रकम होती है। मेटा के पास रास्ता। मेटा चाहे तो लग्जमबर्ग की अदालत में अपनी अस्थायी कदमों को चुनौती दे सकता है। बड़ी तस्वीर क्या है? यह अकेला मामला नहीं है। यूरोपियन यूनियन पहले भी बड़ी तकनीकी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई कर चुका है। पहले डिजिटल कानून तोड़ने पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब आप सोचिए कि अगर एक ही कंपनी तय करेगा कि मोबाइल में क्या चलेगा और क्या नहीं, तो आम आदमी और छोटे कारोबार का क्या होगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।